नमस्कार, आप देख रहे हैं N24। आपके साथ में हूं सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है बाखबर। बाखबर में आज हम बात करेंगे शिवराज कैबिनेट के लिए जो तैयारियां हो चुकी हैं, जो विस्तार के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इन मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। लगभग 23 मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी की जा रही है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई स्तर पर चर्चा भी चल रही है। वहीं यदि हम सिंधिया कैंप की बात करें तो तकरीबन 8 से 10 नेता ऐसे हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं। वहीं 13 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बन सकते हैं। शिवराज कैबिनेट के विस्तार से पहले कद्दावर नेताओं का विरोध, लंबे समय तक मंत्री रहे नेताओं का विधायकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक विरोध रहा है। वैसे में देखना होगा कि तमाम चुनौतियां सरकार के सामने हैं इन चुनौतियों को हल करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे। तो शिवराज सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन देखना होगा इन चुनौतियों से हल पाने के लिए, इन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या रणनीति अख्तियार की जाएगी। कार्यक्रम को आगे लिए चलेंगे। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं जो कि कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। राघवेंद्र सर, कार्यक्रम आगे ले जाइए। और तमाम सवाल ऐसे हम भी जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर शिवराज सरकार के सामने मंत्रिमंडल को लेकर जो चुनौतियां हैं उन्हें पार करने के लिए क्या रणनीति अख्तियार की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील शर्मा जी। बाखबर में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र सिंह। दरअसल सत्ता में सियासत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे तो सियासत अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब पार्टी सरकार में होती है तब उसमें राजनीति करना बड़ा कठिन हो जाता है। और हमें लगता है कि जो भी मुख्यमंत्री होता है उसके लिए मंत्रिमंडल का गठन एक कठिन काम होता है, चुनौतीपूर्ण। लेकिन जब जोड़ तोड़ की सरकार हो, बहुमत के बिना आपने किसी के समर्थन से सरकार बनाई हो, तब मंत्रियों को शपथ दिलाना ठीक वैसे ही होता है जैसे आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और ये काम शिवराज सिंह चौहान को करना है कि वो किस तरह इस आग के दरिया में से खुद भी निकले और सरकार को भी निकाले। महत्वपूर्ण बात है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार राघवेंद्र जी। दरअसल सबको पता है कि मध्य प्रदेश भाजपा में बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी कार्यकारिणी भी बनाई जाने वाली है। और उसी के साथ साथ ये भी चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। तो दोनों में से पहले कौन होगा, ये वैसे सवाल है जैसे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। लेकिन हम पूछ लेते हैं आपसे कि विस्तार जब भी होगा उस विस्तार की चुनौतियां क्या होंगी। क्योंकि मालवा से अगर हम इंदौर की बात करें प्रॉपर, तो पिछले बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार में एक भी विधायक मंत्री नहीं था, क्योंकि मालवा में जबरदस्त गुटबाजी थी। और यही स्थिति अब विंध्य की हो रही है, रीवा की हो रही है। चंबल क्षेत्र में चूंकि बहुत सारे विधायकों ने इस्तीफे दिए, सिंधिया समर्थक वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए उन इस्तीफा दिए विधायकों में से कितनों को मंत्री बनाया जाएगा, ये बड़ा काम है। और अगर हम बात करें बालाघाट की, निमाड़ की या भोपाल की, तो यहाँ एक से ज्यादा दावेदार है और जो पहले से मंत्री बने हैं उनके पत्ते काटने की बात हो रही है। हम आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र में पार्टी की गुटबाजी के चलते जो पुराने मंत्री राजेंद्र शुक्ला, उनको दोबारा मंत्री शपथ दिलाई जाए, इसका विरोध हो रहा है। विजय शाह जो आदिवासी लीडर हैं, उनको दोबारा मंत्री बनाए जाने का आदिवासियों में विरोध हो रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, आपकी तरफ से इनके क्या उत्तर हो सकते हैं? देखिए, इंदौर से शुरुआत करते हैं। इंदौर में से मंत्री परिषद के लिए 4 दावेदार है। 4 बार के विधायक महेंद्र हार्डिया जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, और उसके अलावा 3 विधायक ऐसे जो 3-3 बार के विधायक है। रमेश मेंदोला जो कैलाश विजयवर्गीय के बिल्कुल खास हैं और जिनका भी बहुत मजबूत दावा है। क्योंकि एक बात ये भी उभर रही है कि इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में भाजपा दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे ला सकती है। उसमें रमेश मेंदोला एक प्रमुख नाम है। मालिनी गौड़ जो इंदौर की महापौर रही हैं, वो भी तीसरी बार की विधायक हैं। और उषा ठाकुर, वो भी तीसरी बार की विधायक। उषा ठाकुर के साथ महेंद्र हार्डिया वरिष्ठता के नाते मंत्रिमंडल के लिए दावेदार हैं। तो रमेश मेंदोला अपनी क्षमताओं के कारण, है ना, वो ऐसा माना जाता है कि पार्टी ने जब जो काम बताया रमेश मेंदोला ने उसको सक्षमता से किया। मालिनी गौड़ महापौर रही इंदौर, 3 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया, 4थी बार आने के कगार पे है। और पार्टी की एक लॉबी जो है वो उनका समर्थन करती है। और उषा ठाकुर का पक्ष इसलिए भी मजबूत है कि उषा ठाकुर एकमात्र ऐसी नेता है जो 3 चुनाव 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जीती। 2003 में इंदौर 1 से जीती, 2008 में उनको टिकट नहीं दिया, 2013 में उनको इंदौर 3 से लड़वा दिया तो वहां से जीत ली। 2018 में उनको बोल दिया आप महू जाइए, आपको इंदौर से नहीं लड़ा सकता, महू से गई, जीत गई। तो उनका भी अपना दावा है। तो इंदौर
जिले को अगर लिया जाए तो इंदौर जिले से इन 4 नेताओं का मंत्रिमंडल के लिए मजबूत दावा है। अब हम अगर जातिगत आधार पर विश्लेषण करें तो मालवा निमाड़ पे ही अपन केंद्रित, मैं मालवा निमाड़ पे केंद्रित होना चाहूंगा। तो मालवा निमाड़ में अगर हम करें तो आप जहाँ की बात करें, मैं सिर्फ एक चीज इसमें जोड़ूंगा कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे जी भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपकी बात हो जाए फिर मैं ऋषि जी के पास आऊंगा। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में राजेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। अरविंद जी की बात हो जाए फिर मैं दोनों साथियों के पास लौटूंगा। जी अरविंद जी। अपन मालवा निमाड़ की बात करें तो मालवा निमाड़ से वणिक संप्रदाय से जो है, वैश्य समुदाय से 3 मजबूत दावेदार है। पारस जैन लंबे समय से विधायक है, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ओम प्रकाश सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे 4थी बार के विधायक हैं। और जब पिछले 3 बार जब भी उनका नाम मंत्रिमंडल के लिए चला तो ये माना गया कि चूंकि शिवराज सिंह चौहान पे सुंदरलाल पटवा का बहुत प्रभाव था, इस कारण से ओम प्रकाश सकलेचा मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए। अब वह स्थिति खत्म हो चुकी है। उसके बाद चेतन कश्यप, हालांकि चेतन कश्यप 2री बार के विधायक है, लेकिन उनका पार्टी में एक अलग कद है। और नरेंद्र सिंह तोमर के वो बहुत कट्टर समर्थक हैं। नरेंद्र सिंह जी हो सकता है उन्हें मंत्रिमंडल में देखना चाहते हो। तो ये जातिगत आधार पे देखें तो ये भी बड़े पेचे। इसी तरह जैसे विजय शाह की बात है, तो एक तरफ क्या है कि मालवा निमाड़ के आदिवासी क्षेत्र में 2018 के चुनाव में भाजपा ने अपना आधार खोया है आदिवासी क्षेत्रों में। तो उस वर्ग में भी आप देखें तो धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, इधर पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो उस वर्ग में एक नया मैसेज देने के लिए पार्टी को एक आदिवासी वर्ग से किसी को प्रतिनिधि देना। अब समस्या है कि सीनियर मोस्ट एमएलए तो विजय शाह है, लेकिन पार्टी में ही विजय शाह का विरोध शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो बात चल रही है कि द्वितीय पंक्ति के नेताओं को पार्टी आगे ला सकती है, तो बड़वानी से विधायक हैं प्रेम सिंह पटेल, बहुत सीनियर लीडर है पार्टी के, 4थी या 5वीं बार विधायक बने। तो पार्टी हो सकता है कि विजय शाह का विरोध चले तो एक आदिवासी चेहरे को मौका दे दे, है ना। इसी तरह 2 नाम और महिलाओं में वो है, नीना वर्मा धार से हैं और गायत्री राजे पवार देवास से। तो ये बड़ा, मैं तो मालवा निमाड़ जहाँ पार्टी को अपना आधार पुनः स्थापित करना, वहाँ ही सारा मामला बड़ा गड्ढेमड जैसा है। और ये शिवराज जी के लिए एक बड़ी वास्तव में चुनौती है कि मालवा निमाड़ से आखिर किसको प्रतिनिधित्व। एक बड़ा नाम जगदीश देवड़ा है। जगदीश देवड़ा जो है वो अनुसूचित जाति का एक बड़ा नाम है, अभी वो प्रोटेन स्पीकर की भूमिका में भी है। और पार्टी ने जब जगदीश देवड़ा को जिस भी भूमिका में जो भी दायित्व दिया वो ईमानदारी से पूरा किया। एसटी के बड़े नेता हैं वो। तो ये है, इधर सिंधिया खेमे से जो लोग आए हैं उनको एडजस्ट करना है। तुलसी सिलावट तो मंत्री बनी चुके हैं, हरदीप सिंह डंग मंत्री पद के दावेदार है, राज्यवर्धन दत्तीगांव मंत्री पद के दावेदार है। तो एक बड़ी चुनौती है इस बड़े बेल्ट से जो है। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम। हमने पहले कहा कि ये आग के दरिये में डूब कर जाने जैसा है। लेकिन ऋषि पांडे जी, अरविंद तिवारी जी ने कहा कि धार की भी अगर हम बात करें तो वहां से नीना विक्रम वर्मा, नीना जी के साथ जो विक्रम वर्मा का नाम जुड़ा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विक्रम जी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत दबंग और बहुत ही वाकपटु लीडर में उनका नाम जाना जाता है। और जिसे कहते हैं बहुत खाटी लीडर है। और उनकी पत्नी भी विधायक है, दूसरी बार, एक बार से ज्यादा की विधायक है। आपको लगता है कि अजय बिश्नोई, अगर हम सीधे वहां से कूदकर, धार से कूदकर अगर हम महाकौशल में आते तो अजय बिश्नोई पुराने लीडर, लेकिन उनका भी विरोध पार्टी के भीतर हो रहा है, संघ उनकी खिलाफत कर रहा है, ऐसी बात सुनने में आई है। अगर हम बात करें बालाघाट की तो वहाँ जो कह सकते हैं कि शिवराज सिंह के जो बहुत ही निकटतम लोगों में है गौरीशंकर बिसेन, उनकी भी खिलाफत हो रही है। वहां से नया नाम, अगर पार्टी ने निर्दलीय विधायक का समर्थन लिया जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, तो प्रदीप जायसवाल भी एक नाम हो सकता है। हालांकि अभी ये नाम कहीं भी चर्चा में नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें गौरीशंकर बिसेन की, उनके विरोध के चलते तो बहुत सारे नाम ऐसे जो नए हो सकते हैं। आपकी राय कि क्या संगठन की कार्यकारिणी पहले बनेगी या विस्तार पहले होगा, और विस्तार हुआ तो कौन कौन मंत्री संभावित है, आपकी राय? देखिए, इस बार चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी पहला अनुभव है कि इस तरीके से चयन का जो पैमाना है वो पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी का ठोस बीजेपी, फिर बीजेपी को सपोर्ट करने वाला ग्रुप, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नया सेक्टर बन गया। तो ये मुश्किल है कि इसको किस तरीके से बीजेपी मैनेज करती है, क्योंकि अभी तक पार्टी में सिर्फ अपनी ही पार्टी, तो जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को पिछले 13 साल तक जो काम करने की आदत है वो है, वो अपने मन की कड़ी है। मतलब जो जिसको पार्टी की तरफ से बोला गया कि फ्री हैंड है, उन्होंने टिकट वितरण से का मामला हो या
प्रदेश अध्यक्षों के मनोनयन का मामला हो या मंत्रिमंडल का मामला हो, ये पहला अवसर होगा जब शिवराज सिंह चौहान को बहुत दब के, बहुत समझौते करके और इस तरीके से काम करना पड़ा। नहीं, यदि ऐसा नहीं होता तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका होता और विभागों का वितरण भी हो चुका होता। पूरा डिपेंड कर रहा है, विस्तार होने के साथ साथ दिल्ली तो इन मंत्रियों से जो शामिल होंगे उनसे काम लेना भी बड़ा मुश्किल काम होगा। तो बिल्कुल देखिए, अभी तो 2 ही मंत्री लिया है आपने, गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट। अब इसमें से इनको टिकट दिला के इनको चुनाव जिताना भी अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि इनका विरोध भी होगा, पार्टी के अंदर भी इनका विरोध है। और दूसरा यदि हम देखेंगे तो बीजेपी की जो एक धारा है, जो बीजेपी का जो ठोस वर्कर है, वो भी नहीं चाहेगा कि ये नया नेतृत्व उनके क्षेत्र में उभरे और वो फिर कहीं के न रहे। तो पहली बात तो सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल का विस्तार तो है ही है, और विरोध तो हो ही रहा है, सभी लोगों का विरोध हो रहा है। आपने बहुत मुद्दे की बात की कि विस्तार तो अपनी जगह है। पहले जो महाशय इस्तीफा देने के बाद दोबारा चुनाव में जाएंगे, उनको जिताना बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती के बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना और मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद उनसे अच्छा परफॉर्मेंस कराना बिना किसी विवाद के, झगड़े के, और ये लगता है कि बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि हर आदमी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देगा ऐसी स्थिति में। एक कहावत है कि 32 दांतों के बीच में जुबान फंस गई, वैसे शिवराज सिंह चौहान की हालत हो गई थी, क्योंकि इधर भी कटना उधर भी कटना, दोनों तरफ कटना तय है। क्योंकि इधर के लोगों को काटेंगे तो वो लोग धमकी देने का स्टाइल में आ गए कि हमारी कांग्रेस से बात चल रही, इस तरह अफवाह भी उड़ा सकते हैं। ऋषि पांडे जी, एक बात है, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे और राजेश जी भी और अरविंद चतुर्वेदी जी भी, कि जो शिवराज सिंह चौहान की प्रोफाइल है काम करने की, वो बहुत ही लो प्रोफाइल में काम करते हैं। और हमें लगता है कि अगर किसी कुंबे को संभालने की बात होगी तो उसमें शिवराज सिंह उन गिने चुने नेताओं में शामिल होंगे जो नाराज लोगों को मना लें और उनसे काम निकाल लें। हमें लगता है कि इसलिए उनको चौथी बार का ये मौका मिला, लेकिन चौथी बार का ये मौका जितना उनका तजुर्बा बढ़ा है उस हिसाब से उनके सामने चुनौतियां भी कठिन आई हैं। लोग कहते हैं कि भगवान भी उस आदमी को बड़ा किरदार देता है जो कलाकार बड़ा होता है। राजेश जी, शिवराज सिंह चौहान के सामने कठिन परिस्थितियां हैं, उनका किरदार बड़ा मजबूत है, इसकी चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार जैसे मेंढक में कोई तराजू में मेंढक तोलते हैं, इस तरह की स्थिति उनके सामने बन रही है। बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोगों को वो शामिल करेंगे मंत्रिमंडल में, पार्टी के भीतर का विरोध देखेंगे। जैसे अजय विष्णु की हम बात करें तो उन पर एक बार इनकम टैक्स की कोई छापा या रेड पड़ी थी और उसके चलते उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया था। बाद में दबावश वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन महकमा उनको उन्होंने कमजोर दिया था। आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान दबाव में काम करेंगे, लोगों को मंत्री तो बना देंगे, लेकिन विभाग और अधिकारी अपने हिसाब से देंगे और अपने हिसाब से काम कराने में सफल होंगे? आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, हम और आप सारे लोग शिवराज सिंह चौहान जी को कई सालों से जानते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि लो प्रोफाइल में काम करने के आदी हैं वो, लेकिन आप ये भी देखिए कि लो प्रोफाइल में काम करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अपने समकालीन कई बड़े नाम कहाँ हैं आज, उनकी क्या स्थिति है, ये सब भी हम लोग देख रहे हैं। कई सारे नाम हैं, मतलब बड़ी गंभीर देख रहे हैं। कह सकते हैं कि प्रोफाइल लो है, लेकिन उनका जो वर्किंग है, जो रिजल्ट है, वो बड़े हाई प्रोफाइल आते हैं। मैं वही तो बात तो कंप्लीट करने दीजिए आप। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि लो प्रोफाइल में काम करके ही उन्होंने अपनी ये जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ है राजनीतिक घटनाक्रम, वो शिवराज सिंह चौहान ने ही पूरा जो स्टॉल सजाया है वो उन्होंने ही सजाया है। वो तो हमको, मुझे ऐसा लगता है कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण, पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तब भी हमने यही कहा था कि चुनौतीपूर्ण है, बैलेंस बनाना एक बड़ा काम है। और जो सिंधिया कैंप के लोग आ गए हैं, बीजेपी का कार्डर उनको किस ढंग से एक्सेप्ट कर रहा है, कितना कर रहा है मंजूर, ये सब चीजें हैं बीजेपी लीडरशिप के सामने। चुनौती तो है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे बीजेपी का अभी पांडे जी 32 दांत में और जवान की बात कर रहे थे और आपने बात की थी, तो ऊपर जो क्लास टीचर है ना राघवेंद्र जी, बीजेपी का जो क्लास टीचर है इस समय,
उसने अगर मॉनिटर बनाया है तो शिवराज जी को देख सुन के ही मॉनिटर बनाया होगा, और बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उन पे पूरा भरोसा करके आगे अपना काम कर रही है, और ये इसका निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा तकलीफ होगी। और वो जो संकट है कि साहब विरोध हो रहा है, तो विरोध तो होगा क्योंकि बीजेपी का विस्तार हो गया है। अब तो कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग आ गया है बीजेपी में, जिस बात के लिए बीजेपी कांग्रेस की आलोचना कर रही थी। लेकिन बीजेपी के भीतर ही अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस अगर इसमें शामिल भी नहीं होती, अगर बीजेपी की इंडिपेंडेंटली अगर वो सरकार बनाती, तो भी भाजपा के भीतर उन नेताओं का विरोध शुरू हो गया है जो सालों से मंत्री बनते आ रहे हैं, वर्षों से मंत्री बनते आ रहे हैं। हाँ, तो वो दबाव बना रहे हैं ना। अब जैसे विंध्य में जो केदारनाथ शुक्ला जो हैं, अभी अरविंद तिवारी ने ओम प्रकाश सक्सेना का नाम लिया, तो ऐसे कई सारे नाम हैं, वो तो दबाव बनाएंगे क्योंकि उनको भी मालूम है कि इस समय स्थिति क्या है। बिल्कुल दबाव बनाएंगे, राजनीति दबाव का ही खेल है जी। उनके लिए तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हर बार वो खामोश बैठेंगे तो उनको लगता है कि उनके पॉलिटिकल करियर बिना मंत्री बने ही विदा हो जाएगा। अगर विजय शाह की हम बात करें तो वो किसी और आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जब से विजय शाह जीतते आ रहे हैं, सरकार बनती वो मंत्री बनते हैं। अगर हम बात करें गौरीशंकर बिशन की, तो वो जब भी सरकार आती है वो मंत्री बनते हैं। हालांकि ये सब शिवराज सिंह चौहान के चहेते हैं। मैं पूछूंगा अरविंद तिवारी जी से कि जो बात राजेश जी ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान को अगर केंद्रीय नेतृत्व में ने सीएम बनाया, मॉनिटर बनाया है, तो वो पूरी इस क्लास को मैनेज कर लेंगे क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के बड़े कलाकार हैं। अगर अपन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भाषा में कहें कि भाई ये बड़े कलाकार हैं, हम कह रहे हैं कि कलाकार भी बड़े हैं, वो खिलाड़ी भी बड़े हैं। एक बार तो कहा भी ये गया था कि जितने बड़े अदाकार हैं बॉलीवुड के, फिल्म दुनिया के, वो नेताओं क्या पानी भरते हैं क्योंकि ये तो उनसे बड़े कलाकार होते हैं। तो कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि अगर जो हम मध्य प्रदेश में भाजपा के पुनः सत्ता में आने के पहले की जो स्थितियां देख रहे थे, उसमें कोई मानने को तैयार नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री हो जाएंगे, है ना। और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक जब बाहर भेजे गए थे और उसके बाद जो जिस भूमिका में हम शिवराज सिंह चौहान को प्रारंभिक 1-2 दिनों में देखा था, उससे ऐसा लग भी रहा था। लेकिन बाद में जो परिदृश्य बदलता गया और जिस भूमिका में शिवराज सिंह चौहान आ गए, उसके बाद निसंदेह इसमें तो कुछ शक है ही नहीं कि मॉनिटर अगर उन्हें बनाया गया है तो क्लास को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, और वो किसको अपनी टीम में लेना चाहते हैं इसके बारे में उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से फ्री हैंड मिल जाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां सामने है ना, उसमें एक मॉनिटर के रूप में भी क्लास को मैनेज करना उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। मेरा ये कहना है कि आसान काम नहीं। आखिर मंत्रिमंडल में सीमित संख्या में सदस्य लिए जाना है। पार्टी के जो नेता, सागर से ही बात करें तो सागर से मंत्रिमंडल के लिए जो दावेदार है, गोविंद राजपूत मंत्री बन गए। गोपाल भार्गव कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को अपनी बात से अवगत करा चुके हैं। भूपेंद्र सिंह सोभाई के शिवराज सिंह की पसंद रहेंगे। उसके बाद 2 नाम ऐसे हैं, प्रदीप लारिया और शैलेंद्र जैन, जिनके बारे में कहा जाता है कि पार्टी जो सेकंड लाइन आगे बढ़ाना चाहती है। शैलेंद्र जैन को भी छोड़ भी दे तो प्रदीप लारिया तो पिछली बार भी जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तब मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे आखिरी में अगर किसी का नाम कटा था तो प्रदीप लारिया का। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं, इनको मैनेज करना एक बड़ा शिवराज सिंह चौहान के सामने बड़ा काम है कि कैसे मैनेज करें। अब मैंने जैसा आपको बताया कि मंदसौर, रतलाम, नीमच जिले से हरदीप सिंह डंग माना जा रहा है कि मंत्री बनना तय सा है उनका। जगदीश देवड़ा अपनी वरिष्ठता है। उसके बाद 2-3 नाम और ऐसे हैं जिनमें से शिवराज जी किसे पसंद करते हैं, ओम प्रकाश सक्सेना, यशपाल सिंह सिसोदिया और चेतन कश्यप। तो ये क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण है, वो बड़ा एक मतलब उनके लिए भी चुनाव चयन को कठिन तो बनाने वाला है। मतलब वो उनको बहुत लाख फ्री हैंड है सब है, लेकिन उसके बावजूद भी चयन तो मुश्किल काम है उनके लिए कि किसको लेना चाहते। अच्छा, दूसरा है कि जिसको वो लेना चाहते हैं वो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के पैमाने पे कितना खरा उतर रहा है, ये भी एक मामला है। और जैसा बार बार ये कहा जा रहा है कि पार्टी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो कमिटमेंट किया उससे हर हालत में पूरा किया जाएगा, तो मतलब ये इस सब समीकरणों के बीच में अपनी टीम का चयन मेरा एक सवाल और है आपसे कि बीजेपी के भीतर मंत्री बनने को लेकर तो ठीक था, लेकिन मंत्री किसी को नहीं बनाया जाए, ये इस किस्म का पहली बार देखने में आ रहा है कि विंध्य से हो रहा है, आदिवासी क्षेत्र से हो रहा है। ये जो मामला है बालाघाट की हम बात करें तो पहली मर्तबा बीजेपी के भीतर से ये
सुर निकले हैं कि आप इनको मत बनाइए, आखिर ये कब तक और फिर हम कब तक मंत्री ना बने। बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी, फिर मैं ऋषि पांडे जी के पास आऊंगा। ये भी राघवेंद्र जी एक संकेत ही है ना कि आखिर वो सब चीजें इतनी आसान मुख्यमंत्री के लिए नहीं होने वाली है जो पिछले 3 बार के उनके कार्यकाल में होना। तो ये सब संकेत जो आ रहे हैं कि विजय शाह का, अब मैंने बताया ना कि मालवा निमाड़ में मजबूरी है कि ट्राइबल का जो जीत के विधायक आए उनमें सबसे सीनियर तो वो है, लेकिन चूंकि रंजना बघेल चुनाव हार चुकी है, नागर को हार चुके, तो ये मतलब इस तरह के कई पेज जो है वो तो अपनी जगह कायम है। बिल्कुल ऋषि पांडे जी, हम सुन रहे सारी बातें, अरविंद जी की भी आपने बात सुनी, राजेश जी की भी। एक तो जो पुरानी लीडरशिप है मंत्रियों की, वो इस बार विदा हो सकती है, उसमें कई बड़े नाम गायब हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। दूसरा ये कि जो संघ का मामला रहेगा, संघ का दबाव रहेगा, सरकार के कामकाज पर संघ की नजर रहेगी। इस बार संगठन भी बहुत पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। हम नहीं कह सकते कि राकेश सिंह और नंद कुमार सिंह चौहान जैसी भूमिका में विष्णुदत्त शर्मा रहेंगे, बीडी शर्मा जिनको कहा जाता है। संगठन की भी बहुत पैनी नजर रहेगी सरकार के कामकाज पर, बल्कि मंत्री कौन बने ना बने, विभाग का वितरण तक में संघ और भाजपा संगठन का हस्तक्षेप इस बार देखने में आएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपकी राय, क्योंकि ये एक बड़ा पैच है सरकार के बनाने में और विभाग के बंटवारे में, आपकी राय? ठीक है राघवेंद्र जी, संघ की भूमिका तब शुरू हुई जब मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी को कितना मौका मिलता है। बहुत क्लियरली यदि मैं कहूँ तो, क्योंकि भी सपा, बसपा और निर्दलीय भी पूरी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल लिया जाएगा, क्योंकि जब सिंधिया खेमा का तय नहीं हुआ था कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, तब ये जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय 2 निर्दलीय थे उसमें, 4 में से एक सुरेंद्र सिंह शेरा और दूसरे थे प्रदीप जायसवाल। इन 2 लोगों को पार्टी वचन दे चुकी थी कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से दबाव की राजनीति चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलियों को शायद ही मौका मिल पाए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस छोड़ के बिल्कुल आपने बहुत लंबी हो गया, ये बहुत बारीक बात है। लेकिन मैं एक और पूछूंगा आपसे सवाल कि सिंधिया समर्थक जो विधायक आए हैं, पार्टी कांग्रेस छोड़कर इस्तीफा दिया है, वो कमलनाथ की सरकार में जितने विधायक सिंधिया समर्थक मंत्री बने थे, वो संख्या को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिंधिया ने कहा कि उनके कम से कम 10 मंत्री होना चाहिए। अगर 10 मंत्री होंगे तो फिर बीजेपी के पास तो फिगर ही बहुत कम हो जाएगा अपना, क्योंकि अगर 28 मंत्री बनाने टोटल, तो 10 मंत्री अगर सिंधिया समर्थक बनेंगे तो भाजपा खाते में केवल 18 ही मंत्री बचेंगे। तो ये भी एक बड़ा पैच है, इसमें आपकी राय? 12 मंत्रियों की हुई थी, 12 मंत्रियों को बनाने की हुई थी शुरू में, तो 12 मंत्रियों का मतलब कि 2 बन गए, 10 और बनना है। 10 में से भी आप मान के चलिए कि जो 4 तो वो है जो पूर्व मंत्री से 4 वो चले गए, 3 वो लोग हैं जैसे ईडल सिंह कंसाना, बिसाऊ लाल सिंह और हरदीप सिंह डंग, 4 और 3 7 लोग हैं। और 2 लोगों को इसका जो बनाना चाह रहे हैं, उसमें एक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का नाम आएगा, क्योंकि उनको लेना पड़ेगा, 3 बार से बैठे हुए। तो इस तरीके से 12 मंत्री सिंह सिंधिया खेमे से आते हैं। बीजेपी वही कह रहा हूँ कि जो मैंने शुरू में कहा था, श्री आदरणीय चतुर्वेदी जी ने उसको खारिज करने की कोशिश की थी कि 32 के बीच में दीवान वाकई में स्थिति नहीं है। और अब जिन लोगों ने उन्होंने तो शिवराज सिंह चौहान की काबिलियत पर भरोसा कहा था कि वो इसको खेल जाएंगे, वो ज्यादा बड़े इस मामले में कलाकार हैं। या तो चलिए, ये बहुत सारी बातें, मैं राजेश जी से अंतिम टिप्पणी ले लूं इस पूरे मामले में। राजेश जी, अगर मंत्रिमंडल बनता है तो उसके बाद दूसरी चुनौती होगी विभागों के बंटवारे की। विभागों के बंटवारे को लेकर भी हम कहेंगे बंदर बाट तो नहीं, लेकिन दबाव तो बहुत रहेगा कि हमारे अगर 10 मंत्री बन गए, 12 मंत्री बन गए, तो उनको ये महकमे चाहिए। बीजेपी वाले कहेंगे कि हमें महत्वपूर्ण महकमे चाहिए, तो इसको लेकर भी झगड़ा होगा। ये एक और चुनौती वाली बात होगी। आपकी बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी चर्चा समापन की तरफ है जी। नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, अब जिन परिस्थितियों में सरकार एक गिरी है और दूसरी सरकार बनी है, तो ये दबाव और ये सब चीजें तो होंगी ना भाई, ये लाजमी है, स्वाभाविक है बिल्कुल। और इसी को डील करना एक चुनौती है शिवराज सिंह चौहान के सामने। तो मुझे लगता है, मैं फिर से ये कहूंगा कि वो इन सब चीजों को मैनेज कर लेंगे। और ये चूंकि बिल्कुल बदली हुई परिस्थितियों में पूरा एक दृश्य खड़ा हुआ है, तो
जो कुछ हो रहा है, जो दबाव डाला जा रहा है, जो तनाव की स्थिति बन रही है, वो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस, दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति उतनी पॉलिटिकल फ्रंट पे मजबूत है नहीं है, और इसका भी बहुत कांग्रेस के बारे में तो ये कहना ठीक नहीं है कि मजबूत नहीं है। वो मजबूत नहीं दिखते दिखते भी गोल मार देते हैं, इसलिए कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना भी मेरे ख्याल से एक तरह से थोड़ी सी हमारी नासमझी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस में भी बड़े प्लेयर हैं, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है। अभी तो सरकार शिवराज के सामने मुश्किल वक्त है मंत्रिमंडल के गठन का। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद तिवारी जी आपका शुक्रिया, ऋषि पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को हम बता दें कि ये सारा मामला बहुत कठिन है, लेकिन कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान बहुत ही मजे हुए चतुर खिलाड़ी हैं, वो सारे मामले को झेल जाएंगे और सरकार को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास तजुर्बा भी। अक्सर मुश्किल वक्त में जो अच्छा परफॉर्म करे उसी को बड़ा प्लेयर माना जाता है। तो अब ये समय शुरू हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ। बाखबर के संग को समेटते और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। हम वापस स्टूडियो चलेंगे, जहां सुनील विश्वकर्मा जी जो बताएंगे कि कोरोना के बारे में सूरज की किरणें कितनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में भी शोध हुआ है। सुनील जी। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, हमारे दर्शकों के साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं आगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में शोध जारी है, लेकिन अभी तक इस खतरनाक वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। इस बीच एक नए शोध में बताया गया है कि कोरोना वायरस सनलाइट में तेजी से मर जाता है। अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को इस शोध के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सूरज की किरणों के संपर्क में आते ही कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। हालांकि अभी तक इस अध्ययन को सार्वजनिक नहीं किया गया है और बाहरी मूल्यांकन की प्रतीक्षा की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार विलियम ब्रायन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि सरकारी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस पर पैराबैंगनी किरणों का शक्तिशाली प्रभाव देखा। उन्होंने आशा जताई है कि इसका प्रसार गर्मियों में कम हो सकता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।